यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ पार्ट 1 2024-25 एग्जाम के लिए कल हमने क्वेश्चन डाले थे। ये सभी क्वेश्चन डाले थे। देखो आज हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इनको एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। आप सभी विद्यार्थियों ने सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया होगा। अपने हल से हमारे हल को मिलाते जाएं, और जिन विद्यार्थियों ने हल नहीं किया है वो अब देख लें और सीख लें, समझ लें। पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 140 2 से भाग देंगे 70 बार, 2 से भाग देंगे 35, फिर इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं देते हैं, 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13 इन संख्याओं से भाग देती है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। दो से नहीं, 35 में नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 से 7 बार, 7 से 1, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2 के 2 है तो 2 की घात 2, 5 अकेला है तो 5 × 7। इनमें हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, इसीलिए हम इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलो हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि 48 और 20 का एलसीएम 240 है और 48 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें पहली संख्या है हमारी 48, दूसरी संख्या है 20, एलसीएम है 240, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये पहली संख्या होती है हमारी, ये दूसरी होती है और ये एलसीएम दिया है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। इसी प्रकार दो संख्या दे करके और एचसीएफ दे करके एलसीएम भी पूछ सकता है। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। पहली संख्या हमारी 48 गुणा 20 बट्टे में 240। 0 से 0 काटेंगे, 24 से 48 दो बार, 2 गुणा 2 यानी 4। इसी प्रकार हमने इस सवाल का आंसर निकाल लिया। तीसरा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए
सबसे पहले मान लेते हैं हम। माना √2 एक, ये रुक जाओ ये दिख नहीं रहा है। माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर P/Q। देखो जब किसी सवाल में अंडूड आ जाती है तो अंडूड हटाने के लिए हम पर एक ही तरीका है वर्ग करना, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इस अंडूड को उठाने के लिए। इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का वर्ग P/Q का वर्ग, वर्ग करने से इसका अंडूड कट जाएगा, 2 बराबर P²/Q²। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा P² बराबर 2Q²। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसे इस तरफ लिख लेंगे, 2Q² है बराबर P², 2 का इसमें भाग देंगे तो Q² बराबर P²/2। इससे पता चलता है हमें P² 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगी। अब यहां से आगे करते हैं हम जो हमने √2 सिद्ध करना है। अगर कोई सवाल है √3 सिद्ध करना हो, √5 सिद्ध करना हो, √7, √11, तो उसी तरीका से करेंगे। जिससे हमें 2 करना है सिद्ध तो मानेंगे हम। और एक बात तो ध्यान रखेंगे, यहाँ P²/2 है तो इसलिए P बराबर ही मानेंगे हम। P बराबर √2 सिद्ध कर रहे हैं तो 2 लेंगे, या इसका कोई गुणांक ले सकते हैं हम, m ले लो, कुछ भी ले लो, तो हम लेते हैं m। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पक्षों का वर्ग करने पर P² बराबर 4m²। समीकरण 1 से देखते हैं, हमारा है P² बराबर 2Q²। तो हम यहाँ समीकरण 1 से रख सकते हैं, समीकरण 1 से 2Q² बराबर 4m²। 2 से 4 कट जाएगी 2 बार, ऐसे इधर ले लेते हैं 2m² बराबर Q²। तो इसके विभाजित चली जाएगी Q²/2। इससे पता चलता है कि हमें Q² 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगी। हम सॉल्व कर रहे हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो हमने बताया था आपको, दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए किया है कि अंडूड हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया है। यहाँ पर
इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है तो पी स्क्वायर और 2q स्क्वायर, समीकरण 1। ये वाला पक्ष इधर लिख लिया है, ये वाला इधर, 2 इसके विभाजित में हुई है। तो हमें यहाँ से पता चला है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी भी 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हमने आगे किया है, तो यहाँ पता चला है क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये है कि पी 2 से विभाजित है, क्यू भी 2 से विभाजित है। अगर कोई संख्या मान लो जैसे हमारी लिखी है 16/20, अगर 16 4 से विभाजित है, 20 भी 4 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 16 और 20 का एचसीएफ 4 है। क्योंकि कोई संख्या जब भी विभाजित होती है एचसीएफ से, जब हमें दो संख्या विभाजित करनी हो और वो एचसीएफ से ही विभाजित होती है, तो हम कह सकते हैं कि P व Q का एचसीएफ 2 है। यह परिमेय संख्या की परिभाषा या नियम के विरुद्ध है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और देखते हैं सभी सवालों को। हमने पहला सवाल किया था 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो 140 में 2 का भाग दिया 70 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 35, ऐसे भाग देते गए। हम भाग देते हैं अभाज्य संख्याओं का, इसलिए इनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जो हमने निकाले 2 की घात 2 × 5 × 7। दूसरा सवाल किया था हमने, दूसरा सवाल है ये रहा, 48 और 20 का एलसीएम 240 है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करो। इसी प्रकार के सवाल बनेंगे, मान बदल सकते हैं, संख्या बदल जाएंगी, यहाँ पर यहाँ भी संख्या बदल सकती है। तो हमने निकाला पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 20, एलसीएम 240, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। पहली संख्या 48 गुणा 20, ऐसे हमने काट पीट करी। फिर अगला सवाल किया हमारा तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसको भी हमने भली भांति समझा, और अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखें। अब अगले सवाल को देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि 3√5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी तीसरे सवाल में किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, इसी तरीका से। तो इसी तरीका से करेंगे, ओनली 2 की जगह पे 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बस इतना होगा। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या के संग में कोई संख्या गुणा में हो, या जोड़ में या घटाए में भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि 3√5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, सिद्ध कीजिए कि 3√5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम, माना 3√5 + 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3√5 + 2 बराबर P/Q। ये √5 को इधर रखेंगे और सभी को उधर ले जाएंगे, तो 2 पली तरफ ले जाते हैं, P/Q - 2, 3 ले जाएंगे तो पलंग भाग में बन जाएगी, 1/3 P/Q - 2। अब देखते हैं, अब यहाँ से आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही लिखना है आपको, बस इतना सवाल करके छोड़ देंगे
उसके बाद में मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखना है। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 1/3 P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये वाली संख्या हमारी एक परिमेय संख्या है, तो इसके सामने वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जैसे हमने कल्पना की है कि जी एक P और Q पूर्णांक हैं, तो ये संख्या हमारी एक परिमेय संख्या हुई, हमने ये कल्पना की थी और हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करके इतना, यानी कहने का मतलब यह है कि जो अपरिमेय संख्या हो, अंडूड वाली संख्या के साथ कोई जोड़ में लिखी हो, माइनस में लिखी हो, उसको इतना करके आप इतना लिख सकते हैं। वो इतना लिखने के बाद में आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन पर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है 280 और 320 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके जांच कीजिए। देखो, इसमें कोई एलसीएम और एचसीएफ की कोई विधि नहीं दी है, तो हम बात करते हैं आपसे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है उसमें कोई विधि की बात नहीं हो रही है, तो आप ऐसे प्रश्न को हवाज गुणनखंड विधि से ही हल करें, जिससे कि कैलकुलेशन भी बचेगी, तुम्हारा टाइम भी बचेगा। देखो कैसे करते हैं अभी हम। 280 = 320। 280 की हवाई गुणनखंड निकाल लेंगे हम, अभी दिख नहीं रहा है, दोबारा करेंगे। चलो 280 लिख लिए हमने, 320 लिख लिए। सवाल नंबर हमारा हो रहा है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का सवाल है। अब इसके हम 280 के हवाई गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखो इधर निकाल लें, और हम बात कर चुके हैं पहले ही सवाल पे कि हवाई गुणनखंड निकालते समय अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, इसीलिए इनको अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। तो हम
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 का भाग देंगे तो 1 0, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो 14 में देंगे तो 7 0, 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा है तो 2 का भाग 7 में देंगे 3 बार 1 हासिल, 2 पंजे 10। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का देंगे तो 7 बार हम इनमें तो 2 1 2 3 2 2 के कितने हैं 1 2 3 तो 2 की घात 3 बड़ा 5 और 7 5 गुणा 7। इसी तरीक़ा से हम 320 के निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, 3 में देंगे 1 बार, 1 बची, यहाँ हासिल आ गई। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार, 0 की 0। 2 से भाग 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 16 में देंगे तो 8 बार, 0। 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 0। 2 का भाग 20 में देंगे 2 0। 2 का भाग फिर 10 में देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 थे 1। 2 2 के कितने 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 का 1। इस तरीक़ा से हमने इस सवाल के अभाज्य गुणनखंड 280 और 320 के निकाल लिए। कभी कभार सवाल ऐसा भी बन जाता है, किसी संख्या के सीधे अभाज्य गुणनखंड देगा ऐसे, फिर एलसीएम एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो हम दोनों तरीक़ा के सवाल समझ लेंगे इस समय। सबसे पहले लिखा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिल रहा हो उसे लेंगे सबसे पहले। तो 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 ले लेंगे। अब जिसमें जिसकी घात बड़ी होगी उसे लेंगे, 6 घात बड़ी तो 6 ले लेंगे। इन दोनों में 5 मिल रहा है, 5 और 7 की 7। अब 2 की घात 6 का मान कैसे निकालेंगे, या तो इसमें से ही गुणा कर लो, जो हमने 2 की घात 6 थी इधर उसी में गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। या फिर आप अलग भी गुणा कर सकते हैं। 2 की घात 6 का 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। अगर आपको टाइम बचाना है तो इसी में गुणा कर सकते हैं। पहले लिखेंगे, आपके लिखने का टाइम बचेगा। गुणा 5 गुणा 7, 5 को गुणा करेंगे, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 की 30 और 2 32। 7 को गुणा करेंगे, 7 को 0 में 0, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 21 1 22। काफ़ी लंबा आ रहा है एलसीएम, कोई बात नहीं है, परंतु हम तो एचसीएम निकालेंगे। अब हमें ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एचसीएम के लिए, ना ये। अब वैसे हमें बस इसमें देखने कौन सी संख्या मिल रही है, 2 मिल रही है 2 लिख लेंगे। इनमें से छोटी घात कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसे लिखेंगे 2 की घात 3 लेंगे। 5 मिल रही है 5 लिख लो। 2 की घात 3 यानी 2 का घन तो 8 होता है, 5 5 40। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल चुके हैं। अगर हम अन्य विधि से जाते तो मैं एलसीएम के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती और एचसीएफ के लिए अलग। अब हम इसकी जांच करते हैं, तो ये निकाल लेते हैं ना आएगा। तो जांच करेंगे, जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कुछ शब्द मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही ज़्यादा इंग्लिश में बोलचाल रहती है गणित में, तो बार बार इंग्लिश के शब्द ज़्यादा निकलते हैं। चलो हम कंट्रोल करेंगे इसके लिए, हिंदी में ज़्यादा बोला करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है हमारा जांच के लिए। तो हम पहली संख्या हमारी 280, दूसरी संख्या हमारी 320 गुणा बराबर एलसीएम निकला है हमारा
2240 इंटू एचसीएम निकला है हमारा 40। अब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते बगल में 280 गुणा 320। 0 को 0 0 0, 2 को 0, 2 और 2 8 16 की 6, यहाँ से 1 2 4 1 5, 2 गुणा के चल लगाएंगे 0 8 24 4 3 6 2 8 0 0 6। कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे, इतना तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। 89600 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 2 0 लिख लेंगे, 4 को 4 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। हमारे दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जांच हो गई। चलो अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अब हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम थोड़ी देर इस सवाल के लिए बात करेंगे। सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये है, यहाँ 6 की घात n का कुछ भी मान रख सकते हैं हम, रखें n का मान 0 1 2 3 4 5, तो ये रख करके इकाई वाला अंक 0 आ सकता है क्या? इकाई वाला अंक 0 आ सकता है कि नहीं? तुम चेक करते हैं, देखो 6 की घात 0 रखेंगे तो 1 होगा, 6 की घात 1 रखेंगे तो 6 होगा, 6 की घात 2 रखेंगे तो 36 होगा, 6 की घात 3 रखेंगे तो 216 होगा। तो इसी तरीक़ा से इकाई वाला अंक 0 नहीं आ सकता। इसका मेन रीज़न क्या है कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए उस संख्या के हवाई गुणनखंडों में 2 और 5 सम्मिलित होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें उस संख्या में 2 का भी और 5 का भी भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कुल मिला के बात यह है, अगर 0 बनानी हो तो 2 और 5 के गुणनफल से ही बनती है। इसके अलावा अगर 2 नहीं है तो 0 नहीं बनेगी, या 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगी। हमने इस प्रश्न के बारे में आपको समझाया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, परंतु हमें सॉल्यूशन ये नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए है कि n का मान कुछ रखें तो 0 आ सकती है क्या इस अंक पर, इकाई वाले अंक पर, ये समझाने वाली बात है। पर इसमें लिखना क्या है, और सवाल डिफरेंस भी आ सकता है। 6 की घात n है तो यहाँ 4 की घात n हो सकता है, 8 की घात n हो सकता है, 10 की घात n हो सकता है, 8 की घात n हो सकता है। तो इसके लिए हमें आंसर लिखना है। मैं आपके लिए बचा लिख कर लाया हूँ पहले से ही, क्योंकि ऐसा है ना, टाइम बचाने के लिए। वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि हमारे सवाल रह गए हैं, अभी इसी में रह गया है एक सवाल, उसके बाद में और सवाल है। ये देखो, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो 0 पर समाप्त होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, कोई संख्या का 0 पर समाप्त करनी है तो वह अंक 2 और 5 से भाज्य होता है। यानी कोई संख्या ले लो, मान लो 10 ले लो, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा 5 बार, या देखो 10 में 5 का भी दे लो तो भी जा रहा है। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके इकाई वाला अंक 0 हो तो वह 2 और 5 से भाज्य ना हो, भाज्य होता है। यहाँ किसी n के लिए संख्या 6 की घात n धनात्मक पूर्णांक है जो 0 पर समाप्त होता है, मान लेते हैं होता है। अतः गुणनखंड करने पर 6 की घात n बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात n, तो अलग अलग करेंगे तो 2 की घात n इंटू 3 की घात n प्राप्त होता है। इस प्रकार 6 की घात n के गुणनखंड में 2 एवं 3 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात
गुणनखंड में अंक 5 नहीं है, अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपको इतना आंसर लिखना है जो मैंने आपको अभी समझाया, ये वाला, ये आपको समझाया था हमने कि इस सवाल का मतलब क्या है। सवाल कुछ भी आ सकता है, 4 की घात n आ सकता है, 8 की घात n आ सकता है, 10 की घात n आ सकता है। तो हमें ओनली ये लिखना है। अगले सवाल पर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले हम सवाल ताल लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक वैल्यू ये है और एक संख्या ये है, दोनों में 13 कॉमन ले। 7 गुणा 11 प्लस 1, 7 गुणा 11 में करेंगे 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। हम इसे लिख सकते हैं 13 गुणा 78। जो एक होता है वो सभी संख्याओं का गुणांक होता है, तो हम 1, अतः 13 गुणा 78 गुणा 1 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड अतः 13 गुणा 78 गुणा 1 के 2 से अधिक गुणनखंड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सात गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। हमारे पहले पार्ट के सवाल सभी खत्म हो गए। अब हम अगली वीडियो में पार्ट 2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अभी हम ओनली कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं और हर रविवार को क्लास 10 विज्ञान के भी प्रश्न लाया करेंगे।